टॉपिक का नाम है मूड। आप में से कौन कौन बता सकते हैं कि मूड क्या होता है? मूड का मतलब क्या? भाई मान लो आपसे कोई बच्चा पूछे, आपका कोई फ्रेंड पूछे कि भाई मूड क्या होता है, ये बताओ, मैं तो क्या बताओगे मूड का मतलब क्या? कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब जो बोल रहा हूँ उस पर आ जाओ, छोड़ो उन क्वेश्चन को, वो गए पीछे, रात गई बात गई वाली बात कर दो, वो स्लाइड गई पीछे तो गई। अब जो पूछ रहा हूँ बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मूड क्या होता है तो आप मुझे क्या बताओगे? ये आपके घर में पढ़ने वाला कोई छोटा मोटा बच्चा आपसे पूछ दे कि भैया ये मूड क्या होता है, तो क्या बताओगे मूड क्या होता है? मूड का मतलब क्या? वो देखो एक डेला है, मुझे इसको वैसे निकलवाना पड़ेगा, वो एक ही कमेंट बार बार करा जा रहा है, सर DSSS PRT का बैच कब आएगा? अबे घोंचू, बैच आ भी जाएगा तो कोई झंडे नहीं गाड़ देगा, तू जितना बड़ा नमूना है ना, तेरा कुछ नहीं होना जिंदगी में। एक ही कमेंट को 50 बार टेपे जा रहा है, क्यों नहीं मान रहा मेरे भाई? बैच से बाहर करवा दूं क्या? अबे कलाकार, जब तुम्हें अकल शऊर सेंस नहीं है तो तुम बैच आ भी जाएगा तो तुम कौन से झंडे गाड़ दोगे? तुम खाली भीड़ बढ़ाने के लिए हो, ठीक है? तुमसे कुछ नहीं होना जाना, एक ही कमेंट बार बार बता दिया लल्लू को, ठीक है? बताओ भाई सभी लोग, अगर आपसे कोई पूछ दे टेंस क्या होता है तो क्या बताओगे? सॉरी टेंस गलत कह गया मैं, मूड। अगर आपसे कोई पूछे भाई मूड क्या होता है तो आप क्या बताओगे उसको? मूड क्या होता है? जो भी आपको पता है वो अपना बताओ, ठीक है? जो भी आपको लगता है कि मैं ये बताऊंगा तो वही बता दो मुझे भी। मेंटल थॉट, वेरी गुड। योर ऑन इंटेंशंस, वेरी गुड। मूड एक्सप्रेसेस द इंटेंशंस ऑफ द स्पीकर, बहुत अच्छा। वर्ब फॉर्म, वेरी गुड। ओपिनियन, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, वेरी गुड। चल, ये हुई ना बात, ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए कि भाई जो पूछा गया वो बताओ ना, तुम्हारा फोकस क्या, तुम्हारा कंसंट्रेशन क्या? सर जी पढ़ा रहे हैं कुछ, तुम अपना लगे पड़े PRT बैच कब आएगा? घोंचू, PRT बैच तेरा भी ला दूं क्या है? जब तुम में फोकस है नहीं, कंसंट्रेशन है नहीं, सेल्फ कंट्रोल है नहीं, डिसिप्लिन है नहीं, ढंग शऊर तमीज है नहीं, तो फिर तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम खाली एक बिना कुछ कह दूंगा कड़ी बात बुरा मान जाओगे, ठीक है? तो पहले स्टूडेंट बनो, आ जाओ। अब देखो मैंने आपसे पूछा मूड क्या, तो सामान्य बोलचाल में जब हम मूड की बात करते हैं तो मूड का मतलब होता है मिजाज, ऐसे होता है ना? लोग क्या बोलते हैं, आज मेरा मूड खराब है भाई, ठीक है? तो मूड खराब है का मतलब मिजाज, ठीक है? कैसा मैं फील कर रहा हूं, मेंटल स्टेट, यही होता है ना? तो मूड का मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में होता है मिजाज। मूड का मतलब होता है मेंटल स्टेट, मानसिक स्थिति, मानसिक दशा, ठीक है? आज मेरा मूड बहुत खराब है, ठीक, ऐसे लोग कहते हैं ना, तो वो तो हो गई एक चीज। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ग्रामर। जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में जब हम मूड टर्म का यूज करते हैं, स्पेशली वाइल लर्निंग ग्रामर, तो ग्रामर पढ़ते समय जब हम मूड टर्म का यूज करते हैं तो मूड का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म। इट इज अ वर्ब फॉर्म which expresses which expresses the intention of the speaker। तो ये हमें समझना है कि जब हम लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, और वहां पे जब हम मूड वर्ड का यूज करते हैं तो वहां पर मूड का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म से। मूड का मतलब मेंटल स्टेट नहीं, मूड का मतलब मिजाज नहीं, ठीक है? ठीक है, मियाज नहीं मिजाज होता है, ठीक है? तो हम इसको कहते हैं वर्ब की फॉर्म। तो मूड क्या है? मूड है वर्ब की फॉर्म। कैसी वर्ब की फॉर्म? जो एक्सप्रेस करती है द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, कि किसी सिचुएशन को लेकर, ठीक है, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी इवेंट को लेकर स्पीकर का अपना ओपिनियन क्या है, स्पीकर की अपनी थिंकिंग क्या है, स्पीकर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर हम कभी वर्ब की फॉर्म के थ्रू इसे एक्सप्रेस करें तो उसे हम कहते हैं मूड। फिर से समझ लीजिए, मूड इज अ वर्ब फॉर्म, मूड वर्ब की फॉर्म होती है। जब हम ग्रामर पढ़ रहे होते हैं वहां पे मूड का मतलब ये होता है। तो मूड एक वर्ब की फॉर्म होती है, इसके थ्रू हम स्पीकर के इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं कि किसी सिचुएशन को लेकर, किसी इवेंट को लेकर स्पीकर का क्या मानना है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जो वर्ब की फॉर्म एक्सप्रेस करे उसको मूड कहा जाता है, ठीक? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, हमने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, हमने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, दे जैसे यहां पे हमने लिखा वी, या चलो वो एग्जांपल पीछे लिखे थे ना उन्हीं से समझा देता हूं, यहां आ जाओ, क्यों अलग से लिखेंगे, ये देखो। अब जैसे ये 3 एग्जांपल्स हमने लिखे थे, इन पे एक बार आप लोग ध्यान देना। आई नो, मैं जानता हूं। अब मैं क्या जानता हूं? ही हैज सम फ्रेंड्स, कि उसके कुछ दोस्त हैं, या ही हैड सम फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त थे। तो यहाँ पे जो लिखा गया स्टेटमेंट है ना, ही हैज सम फ्रेंड्स या ही हैड सम फ्रेंड्स, जो भी लिखोगे, तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस के थ्रू ये कन्वे करना चाहते हैं कि जो स्पीकर है वो ये मानता है कि लिखा गया स्टेटमेंट एक फैक्ट है। तो ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो फैक्ट को मार्क कर रही हैं, तो ये वर्ब की फॉर्म मूड है। फिर हमने लिखा आई सजेस्ट दैट, अब यहाँ पे स्पीकर क्या है? सजेशन दे रहा है, ठीक है? तो
इसका मतलब ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये फैक्ट होता तो आप ऐसा सजेशन क्यों दोगे? आप किसी पर्सन को कोई काम करने का सजेशन कब दोगे? जब वो वैसा नहीं कर रहा होगा। मान लो कोई पर्सन है, आपने उससे बोला भाई चुप हो जाओ, तो ये बात आप किससे कहोगे? जो चुप बैठा है पहले से ही वो, या जो बात कर रहा है वो? अगर कोई पर्सन है उसने किसी से कहा भाई चुप हो जाओ, तो ये बात आप किससे कहोगे चुप हो जाओ? जो चुप बैठा था उससे, या जो बात कर रहा था उससे? अब बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जो चुप बैठा आप उससे क्यों कहोगे चुप हो जाओ? वो तो चुप है ही। ये तो बात उससे कही जाएगी जो नहीं चुप बैठा हो। तो जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, चाहे ऑर्डर करें, चाहे एडवाइस करें या रिक्वेस्ट करें, तो इसका मतलब वो काम उस समय नहीं हो रहा है, तभी हम एडवाइस कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कर लो। ऐसे ही होता ना? तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो लिखा ना, आई सजेस्ट दैट, कि कोई पर्सन है वो कह रहा है कि मैं ऐसा सजेस्ट कर रहा हूं, तो अगर वो ऐसा सजेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये लिखा गया स्टेटमेंट फैक्ट नहीं है। ठीक है, ये अभी ट्रू नहीं है, ये उसका सजेशन है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सजेशन, तो ये एक अलग मूड हो गया। फिर आ गया आई विश दैट, काश। आई विश का मतलब था काश। जब कोई सिचुएशन रियल ना हो और हम उसको एक्सपेक्ट करें या इमेजिन करें रियल होना, है नहीं वो, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो, तो आई विश यहाँ पे लिखा तो उससे पता चल गया कि ये जो लिखा गया स्टेटमेंट है ये ना फैक्ट है, ना ये कोई सजेशन है, ये एक इमेजिनेशन है, अनरियलिटी है। ठीक है, तो हमें ध्यान बेसिकली ये रखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको लेकर किसी पर्सन का, स्पीकर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका क्या मानना है, उसको मूड कहते हैं। ठीक है, तो ये मूड के एग्जांपल्स पीछे लिखे थे, ये डेफिनेशन लिखी है। अब इंग्लिश में कितने टाइप के मूड होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं, देखो एक एक करके समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मूड, यहां पर हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ मूड। इंग्लिश में कितने टाइप के मूड होते हैं कौन बताएगा भाई? किसी को पता हो तो बताओ एक बार कमेंट करके जल्दी से। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूड इन इंग्लिश? इंग्लिश में कितने टाइप के मूड होते हैं? सर मैं फर्स्ट टाइम इंग्लिश सीखने जा रहा हूँ, मेरे लिए बैच सही है? क्यों दिमाग में शुरू से डाउट डाला भाई? तेरे को क्या लगता है ये क्वेश्चन तुम मेरे से पूछोगे, मैं कह दूंगा नहीं गलत है तुम्हारे लिए बैच? मैं तो सही ही कहूंगा। ठीक है, लेकिन सही है या नहीं है वो बाद में पता चलेगा। ठीक, आप मेरे से ही पूछोगे कि आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया और क्या आपके लिए बैच सही है, तो आपको क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ, मैं कह दूंगा नहीं भाई तूने गलत ज्वाइन कर लिया, तेरे लिए ठीक नहीं है? मैं तो नहीं कहूंगा। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा नहीं बहुत सही है, बहुत अच्छा है, यही ज्वाइन करना चाहिए था, एकदम सही काम करा तुमने। लेकिन ये सही है कि नहीं है वो बाद में पता चलेगा। तो उस काम पे फोकस करो जिससे कुछ रिजल्ट आएगा। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, ये दिमाग में डाउट मत बिठाओ कि सही है गलत है। ज्वाइन कर ही लिया ना तो फिर ओखली में सर दे ही दिया ना, तो मूसल से क्या डरना? भाई ओखली में सर रख दिया ना तो रख दिया, अब काहे का डर? अब डर हटाओ ना, और नहीं तो सर नहीं रखते। चल, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मूड। मूड के तीन टाइप होते हैं बच्चों। ठीक है, इनको एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, एक होता है एक होता है इंडिकेटिव मूड। ठीक है, दूसरा होता है इंपेरेटिव मोड। तीसरा होता है सब्जंक्टिव मोड। मूड लिखने की जरूरत नहीं, वो तो ऊपर लिखा ही है ना। तीसरा होता है सब्जंक्टिव मोड। ठीक है भाई, तो एक हो गया हमारा इंडिकेटिव मोड, एक हो गया इंपेरेटिव मोड, और एक हो गया सब्जंक्टिव मोड। तो तीन टाइप के मूड इंग्लिश में होते हैं, है ना? अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंडिकेटिव मूड से। जो सबसे पहला मूड है, इंडिकेटिव मूड में कुछ खास पढ़ाना नहीं, बस आपको बताना है। आप टेक्निकल टर्म पहले से नहीं जानते होगे, बाकी इस मूड के यूजर सारे जानते होगे। इंडिकेटिव मूड जो है इसकी टेक्निकल टर्म्स हो सकता है आपको पहले से ना पता हो, लेकिन इसके यूजर्स सारे पता होंगे। देखो, इट एक्सप्रेसेस फैक्ट्स, ओपिनियंस, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। ठीक है, फैक्ट्स, ओपिनियंस और क्वेश्चंस। अगर हम कभी किसी ऐसे स्टेटमेंट की बात करें जो कि कोई फैक्ट, ओपिनियन या क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो वहां पे लिखी गई वर्ब इंडिकेटिव मूड की होती है। एक चीज हमेशा ध्यान देना। ठीक है, कई बार क्या होता है हम पढ़ते पढ़ते इतने आगे आ जाते हैं कि शुरुआत में जो हमने पढ़ा होता है बेसिक्स वो हम भूल जाते हैं। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, मूड इज अ वर्ब फॉर्म। मूड वर्ब की फॉर्म है। तो जब हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं तो मतलब हम वर्ब की फॉर्म को रेफर कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखना। पता चले मूड दिमाग में रह जाए और वो बात ही भूल जाओ कि मूड क्या किसे रहे। तो अब मूड वर्ब की फॉर्म होती है, तो जब हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं तो इसका मतलब हम वर्ब की फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कभी किसी ऐसे फैक्ट, कभी किसी ऐसे स्टेटमेंट की बात करें जो किसी फैक्ट को, किसी ओपिनियन को या किसी क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर रहा है,
तो वहां पे लिखी गई वर्ब इंडिकेटिव मूड में होती है। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। जब हमने एक सेंटेंस लिखा, कमल लिव्स with his parents. Kamal works hard. Does Kamal help you? अभी जो हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं बच्चों, आप इन सेंटेंसेस को पढ़ो, ठीक है, और पढ़कर समझो और समझकर ये बताने की कोशिश करो कि लिखे गए जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। सभी लोग पढ़ो। कमल लिव्स विद हिज पेरेंट्स, कमल वर्क्स हार्ड, डज कमल हेल्प यू। ये लिखे गए स्टेटमेंट्स जो हैं ये स्टेटमेंट्स किस चीज का एक्सप्रेशन है, बस ये बताओ। अभी आ रहे हैं बेटा, अभी मॉडल्स पे भी आ रहे हैं, अभी बात करेंगे उसकी भी। ठीक है, अच्छी बात है आपके ध्यान में मॉडल साइन मूड पढ़ते समय, तो कहने का मतलब आप ठीक पढ़ रहे हो, आपको सही है ट्रैक आपका। बताओ, कमल लिव्स विद हिज पेरेंट्स, क्या हम ये कहें कि लिखा गया स्टेटमेंट एक फैक्ट है? ठीक है, कमल अपने माता पिता के साथ रहता है, तो ये मान लीजिए फैक्ट है, लिखा गया स्टेटमेंट एक फैक्ट है। चलो, दूसरे स्टेटमेंट है जो कमल वर्क्स हार्ड, कमल मेहनत करता है। अब ये हम मान सकते हैं कि ऐसा मुझे लगता है कि मेहनत करता है, हो सकता है ना भी करता हो, और हो सकता है जो मुझे लगता हो ऐसा ही हो। तो ये ऐसा भी हो सकता है किसी पर्सन की अपनी बिलीफ हो, कोई पर्सन ऐसा मानता हो कि वो मेहनत करता है, एक्चुअल में ना करता हो। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि आदमी मेहनती है लेकिन वो मेहनती नहीं है। ठीक है, वो दिखावटी है, नहीं होता। कई बार हमारा परसेप्शन किसी पर्सन को लेकर जो होता है वो एक्चुअल में रियल नहीं होता, लेकिन हमारे हिसाब से वो रियल होता है, हम यही मान के चल रहे होते हैं ऐसा है। ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रू होता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से या रियलिटी में हो सकता है वैसा ना भी होता। ठीक है, चलो अगला देखो, डज कमल हेल्प यू, क्या कमल तुम्हारी मदद करता है? क्वेश्चन है ये, तो ये हम किसे पूछ रहे हैं। अब आपको समझना ये है कि ये जो हमने लिखा कमल लिव्स विद हिज पेरेंट्स, ये लिखा गया स्टेटमेंट एक फैक्ट है। हम यहाँ पे फैक्ट स्टेट कर रहे हैं कि कमल अपने माता पिता के साथ रहता है। फिर हमने लिखा कमल वर्क्स हार्ड, कमल मेहनत करता है। ये लिखा गया स्टेटमेंट जो है ये स्पीकर का अपना बिलीफ हो सकती है, स्पीकर की अपनी मान्यता ऐसी हो सकती है, और अगर जो स्पीकर मानता है वही सच हो तो फिर ये फैक्ट भी हो जाएगा। तो मतलब ये फैक्ट या ओपिनियन दोनों में से कोई भी हो सकता है। डज कमल हेल्प यू, क्या कमल तुम्हारी मदद करता है? ये लिखा गया स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये लिखा गया स्टेटमेंट एक क्वेश्चन हो गया, कोई किसी कुछ पूछ रहा है। अब देखो, जब हम कभी किसी फैक्ट को, किसी ओपिनियन को या किसी क्वेश्चन को मेंशन करते हैं सेंटेंस में, तो वहां पे लिखी गई वर्ब इंडिकेटिव मूड की होती है। तो ये जो हमने वर्ब लिखी लिव्स, ये इंडिकेटिव मूड में है। ये जो वर्ब्स हमने वर्ब लिखी है इंडिकेटिव मूड में है, और ये जो हमने डज हेल्प लिखी है ये भी वर्ब इंडिकेटिव मूड में। अब ध्यान क्या रखना होता है कि जो इंडिकेटिव मूड में हम वर्ब्स लिखते हैं वो हमें टेंस के नंबर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ती है, मतलब टेंस और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस के फैक्ट की बात कर रहे हैं तो हमने लिव्स लिखा, अगर हम पास्ट टेंस के फैक्ट की बात करते हैं तो हम लिव्ड लिख देते हैं। ठीक है, एक चीज। दूसरा, यहाँ पे सब्जेक्ट कमल है तो हमने वर्ब लिव्स लिखी, यहाँ पे सब्जेक्ट मान लो पीपल होता है या प्लूरल होता है तो हम यहाँ पे लिव लिख देते हैं। तो जब हम कभी किसी वर्ब को इंडिकेटिव मूड में यूज करते हैं, इंडिकेटिव मूड का मतलब क्या हुआ, जब हम किसी वर्ब को फैक्ट, ओपिनियन या क्वेश्चन एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं तो वर्ब इंडिकेटिव मूड में होती है। इंडिकेटिव मूड में लिखी गई वर्ब्स जो होती हैं वो हमें सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ती हैं, वो हमें सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वर्ब सिंगुलर लिव्स लिखी है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम लिव लिख देते हैं। प्रेजेंट टेंस के हम फैक्ट की बात कर रहे हैं तो हमने लिव्स लिखा है, पास्ट टेंस के फैक्ट की बात करते हैं तो हम लिव्ड लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर है, कमल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने वर्क्स लिखा, अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम वर्क लिख देते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट का फैक्ट है तो हमने वर्क्स लिखा, पास्ट का होता तो हम वर्क लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर कमल सब्जेक्ट है तो हमने डज लिखा, कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, मान लो यू यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो हम डू लिख देते, है ना। तो कुल मिला के जब हम कोई फैक्ट, ओपिनियन या क्वेश्चन एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट में लिखी गई वर्ब इंडिकेटिव मूड की होती है। इंडिकेटिव मूड की जो वर्ब्स होती हैं उनकी फॉर्म डिसाइड होती है टेंस से और सब्जेक्ट के नंबर से। तो जो आप टेंस में या सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में पढ़ते हो ना, वो इंडिकेटिव मूड की वर्ब के यूजेस होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला मूड लिखिए इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मूड, ठीक है। अब इंपेरेटिव मूड में क्या होता है मैं आपको बताऊं,
इट एक्सप्रेसेस डायरेक्ट ऑर्डर्स, एडवाइस, रिक्वेस्ट एटसेट्रा। इंपेरेटिव मूड वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसका यूज हम करते हैं तब जब हमें कभी किसी डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, जब हम अपने मतलब किसी को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करते हैं कोई काम करने के लिए, तो ऐसे सेंटेंस में लिखी गई वर्ब जो होती है वो इंपेरेटिव मूड की होती है। एग्जांपल से अगर हम देखें तो मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर चुप हो जाओ, क्यों नहीं चुप हो रहे। दूसरा, ऑलवेज ड्राइव ऑन द लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट साइड में ड्राइव करो। थर्ड सेंटेंस, प्लीज हेल्प मी। अभी जो लिखे गए सेंटेंसेस हैं, आप देखो ये किस चीज का एक्सप्रेशन है। ये जो तीनों सेंटेंस हमने लिखे हैं बच्चों, आप इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़िए, पढ़कर बताइए ये तीनों सेंटेंस किस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जल्दी बोला करो, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब दिया करो। हम्म 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 अब देखो, पहला जो सेंटेंस हमने लिखा है, कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर चुप भी हो जाओ, तो ये ऑर्डर है। ऑलवेज ड्राइव ऑन द लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट साइड में ड्राइविंग करनी चाहिए रोड पर, राइट साइड में नहीं चलाना चाहिए। एडवाइस हो गई, भाई हम किसी को अच्छी बात बता रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं, सलाह हो गई। प्लीज हेल्प मी, प्लीज काइंडली जहां पर भी लिखा हो वहां पे हमेशा रिक्वेस्ट होता है, तो ये रिक्वेस्ट हो गई। अब देखो, कीप क्वाइट, चुप हो जाइए, ठीक है, ये ऑर्डर है। ऑलवेज ड्राइव ऑन द लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट साइड में ड्राइविंग करो, ये एडवाइस है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज लिखा है ना, तो प्लीज से आइडिया लग गया, ठीक है, ये रिक्वेस्ट हो गया। तो अब हमें ध्यान देना है कि जब हम कभी किसी को डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे लिखी गई वर्ब्स जो होती हैं वो इंपेरेटिव मूड की होती हैं। अभी जो वर्ब्स हमने लिखी ना, ये इंपेरेटिव मूड में, ठीक। आप देखोगे जो कीप वर्ब है, इसके साथ हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा, केवल वर्ब से शुरुआत कर दी। यहां पर हमने केवल वर्ब लिखी, सब्जेक्ट नहीं लिखा। यहां पर वर्ब लिखी, सब्जेक्ट नहीं लिखा। अब कोई सोच सकता है कि हमने सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा। थोड़ा दिमाग यूज करो और दिमाग यूज करके ये बताने की कोशिश करो कि हमने सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई काम हो रहा है लेकिन उस काम का डूअर नहीं मेंशन है। अब देखो एक चीज सभी लोग ध्यान देना, होता क्या है कि जब हम कभी किसी को डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी करते हैं, तो वो पर्सन जिसको हम डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमेशा हमारा लिसनर होता है। भाई उसी को तो आप ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करोगे, बाकी को तो कर नहीं सकते। तो जो आपका लिसनर है, आप उसी को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट हमेशा करते हो, किसी और को कर नहीं सकते, ठीक है। लिसनर जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। इंग्लिश में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है। सेकंड पर्सन के लिए एक ही प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी दो होते हैं, थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट, दे होते हैं, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन एक ही होता है, यू। अब हमें ध्यान ये देना है कि जब भी हम कोई ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट लिखते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट्स का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। वो लिखा बोला नहीं जाता, वो अंडरस्टूड रहता है। वो अंडरस्टूड रहता है, वो लिखा भी नहीं जाता, वो बोला भी नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है यू, बोला भी नहीं है यू, लेकिन है यू, तो सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। तो जब हम कभी किसी सेंटेंस में किसी को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो कि लिखा बोला नहीं जाता, अंडरस्टूड रहता है। सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्ट वर्ब से हो जाती है और ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है और इनमें जो हमने वर्ब लिखी है वो इंपेरेटिव मूड है। अब जैसे हमने पढ़ा कि भाई इंडिकेटिव मूड में जो वर्ब की फॉर्म होती है वो डिसाइड होती है टेंस से और सब्जेक्ट के नंबर से, ऐसे पढ़ा था। इंपेरेटिव मूड में लिखी गई वर्ब कैसे डिसाइड होती है, तो वो हमेशा बेस फॉर्म लिखी जाती है। इंपेरेटिव मूड में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लिखी जाती है सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेगेटिव है तो डोंट लिख दो, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, ठीक है। तो जो यू के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं वही यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है और इनको हम कहते हैं इंपेरेटिव मूड। तो ये जो वर्ब है वो इंपेरेटिव मूड की है और ये जो सेंटेंसेज है वो इंपेरेटिव है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं, इनमें लिखी गई वर्ब्स इंपेरेटिव मूड की हैं और इन इंपेरेटिव मूड की वर्ब्स का सब्जेक्ट यू है, जो लिखा भी नहीं जा रहा, बोला भी नहीं जा रहा, अंडरस्टूड, ठीक है। चले, तो ये इंपेरेटिव मूड हो गया, ये इंडिकेटिव मूड हो गया। अब आते हैं आगे।
अब जो हमारा मेन टॉपिक है जो कि हमें सीखना है, इंपेरेटिव मूड और इंडिकेटिव मूड में तो कोई सीखने वाली बात नहीं थी, वो तो हमें केवल पता चल गया, जानते तो हम पहले से ही थे। अब आ गया हमारा सब्जंक्टिव मूड। ठीक है बच्चों, सब्जंक्टिव मूड होते हैं दो, एक होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, और एक होता है पास्ट सब्जंक्टिव। तो सब्जंक्टिव मूड होते हैं दो, एक प्रेजेंट सब्जंक्टिव और एक पास्ट सब्जंक्टिव। क्या फंक्शन होते हैं, जैसे इंडिकेटिव मूड का फंक्शन क्या होता है, फैक्ट ओपिनियन ऑर्डर को, फैक्ट ओपिनियन क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना। इंपेरेटिव मूड की वर्ब का क्या फंक्शन होता है, डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट डिमांड को एक्सप्रेस करना। ठीक है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव पास्ट सब्जेक्टिव जो मूड है इनका क्या फंक्शन होता है इसको देखो समझते हैं। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटीज रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स ठीक है, इनडायरेक्ट ऑर्डर्स एडवाइस रिक्वेस्ट डिमांड प्रेयर्स एटसेट्रा। ठीक है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, इट एक्सप्रेसेस unrealities, imaginations, hypothetical situations, एटसेट्रा। अब ये बात हमें यहाँ से सीखनी और ध्यान रखनी है, ये थ्योरी है, अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से आपको बात समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन तब तक ये बात हमें दिमाग में रखनी है। ठीक है, क्या कि जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की फॉर्म होती है उसको हम यूज करते हैं तब जब हमें किसी नेसेसिटी या किसी रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस करना हो। यहाँ पे एक वर्ड है इनडायरेक्ट, इस पर थोड़ा ध्यान देना। जब हमें इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट डिमांड प्रेयर को एक्सप्रेस करना हो तो जो हम वर्ब लिखते हैं वो होती है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की। तो मतलब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब का यूज नेसेसिटीज के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए, इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस डिमांड प्रेयर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो होता है इसका यूज हम करते हैं उन सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो अनरियल है, इमेजिनरी है, अनट्रू है, मतलब जो ट्रू नहीं है अनट्रू है। तो ऐसी सिचुएशंस जो अनरियलिटीज को एक्सप्रेस करती हों, इमेजिनेशंस को एक्सप्रेस करती हों, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हो। हाइपोथेटिकल का मतलब समझ रहे हो, हाइपोथेटिकल का मतलब कुछ ऐसा जो कि इमेजिन किया गया है, हाइपोथेसिस है, एक्चुअल में नहीं है। तो कुछ ऐसा जो हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेसिस है, जो एक्चुअल नहीं है, उसको भी पास्ट सब्जेक्टिव मूड एक्सप्रेस करता है। तो अभी जो मैं आपसे इतनी देर में जो मैंने पढ़ाया है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे। अब हम सब्जेक्टिव मूड के कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस की मदद से सीखेंगे और समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये जितनी अभी हमने थ्योरी डिस्कस की है, भाई मूड क्या है, ठीक है, उसके बाद में इंडिकेटिव मूड क्या है, इंपेरेटिव मूड क्या है, सब्जेक्टिव मूड क्या है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या है, तो ये जो मूड से रिलेटेड हमने थ्योरी डिस्कस की है, ये सबको क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन क्वेरी है तो पूछ लो, क्योंकि अभी नहीं पूछोगे बाद में फिर डिस्टर्ब करोगे तो फिर मैं बताऊंगा नहीं। तो ओपिनियन वर्ड जो लिखा है ना उसको असल में बिलीफ कहते हैं तो ठीक रहेगा। आ जाओ देखो यहाँ पे समझो, क्योंकि ये डाउट दिमाग में रह जाएंगे ना तो आगे आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, आपको सीखना मुश्किल हो जाएगा। ओपिनियन का मतलब मैं जब यहाँ पे कह रहा हूँ बच्चे तो मेरा मतलब है बिलीफ से, बिलीफ। ठीक है, जैसे मान लो कोई पर्सन है, ये याद करना है क्या, हाँ भाई याद करना, नहीं तो पढ़ा क्यों ना, बेवकूफ है वो पूरे क्या। मैंने इतना टाइम दिया आपको, 50 मिनट दिए सारी चीजें डिस्कस करने में, अगर आपको ये याद करना नहीं होता तो मैं आपको बताता क्यों, ये याद नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो ये याद करना है भाई मेरे, यही तो बेसिक्स हैं इस चैप्टर के, यही बेसिक्स हैं इस चैप्टर के, यही फंडामेंटल्स इन चैप्टर्स के। जब आप इनको पढ़ोगे समझोगे और याद कर लोगे तो फिर आगे बढ़ पाओगे ना, और इनको नहीं समझोगे इनको नहीं याद रखोगे तो आगे कंफ्यूज होते रहोगे, बार बार डाउट्स आएंगे, बार बार आपको कंफ्यूजन होगी। याद तो करनी है। चलो, तो यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा बच्चे, कमल वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो हमने कहा ये लिखा गया स्टेटमेंट जो है ये, अगर मान लो कोई पर्सन है और मुझे ऐसा लगता है कि
कोई पर्सन है, मान लो मैंने उसके बारे में कहा कि वो बड़ा मेहनती है, तो ये मेरा अपना मानना है उसके बारे में, वो मेहनत करता है। हो सकता है वो मेहनती ना हो, मुझे देखने में ऐसा लगता है कि मेहनती है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है वो मेहनती ना हो। जैसे घर में कई बार बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बुक खोल के बैठे हुए हैं, तो घर वालों को लग रहा है ये पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। और कुछ ज़्यादा शरारती किस्म के बच्चे होते हैं, वो बुक खोल के बैठे हुए हैं और उसमें उन्होंने अपनी कॉमिक्स रख रखी है, वो पढ़ रहे हैं, या उसमें फ़ोन रख रखा है, वो पढ़ रखे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं। घर वालों को लग रहा है बच्चा अपना फिजिक्स पढ़ रहा है, ठीक है, बच्चा अपना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है, ठीक है, या हिस्ट्री पढ़ रहा है, बच्चा उसमें अपनी कॉमिक्स रख के पढ़ रहा है। तो समटाइम्स वी बिलीव बट दैट इज नॉट ट्रू। कई बार हम कुछ मानते हैं लेकिन वो ट्रू नहीं होता। जैसे कुछ लोग होते हैं वो मानते हैं ईश्वर है, आस्तिक, ठीक है, कुछ होते हैं वो मानते हैं ईश्वर नहीं है, नास्तिक। तो ये उनकी अपनी बिलीफ है। अब उसको फैक्ट प्रूव कोई नहीं कर सकता है। जो ये मानता है ईश्वर है वो भी प्रूव कैसे करे, और जो ये मानता है ईश्वर नहीं है वो भी प्रूव कैसे करे। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी हट हट लोगों के अपनी अपनी समझ, सोच, विचार, तो उसके हिसाब से लोग कई बार बिलीव कर लेते हैं। तो जब मैं ये कहता हूं कि ओपिनियन, तो इसका मतलब ये बिलीफ है, किसी का ये मानना है। अब जो ऐसा मान रहा है अगर वैसा ही है, मान लो मैं किसी पर्सन को लेकर ये मानता हूं कि मेहनती है, ठीक है, लेकिन वो मेहनती है नहीं, तो ये मेरी बिलीफ है कि वो मेहनती है, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि ये सच है। एक्चुअल में हो सकता है वैसा ना भी हो, लेकिन अगर मैं ये मानता हूं ये सच, मेहनत करता है, और जो मैं मानता हूं वही सच्चाई भी है, तो फिर ये फैक्ट हो गया, ठीक है। मैंने कहा कमल लिव्स विद हिज पेरेंट्स, कमल अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है, तो ये फैक्ट है। एक फैक्ट का मतलब समथिंग विच इज ट्रू। फैक्ट का मतलब क्या? अ ट्रू स्टेटमेंट। फैक्ट का मतलब क्या? अ ट्रू स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू है। कमल इज अ स्टूडेंट, कमल एक स्टूडेंट है, तो ये फैक्ट हो गया कमल के बारे में। कमल लिव्स इन आगरा, तो ये फैक्ट हो गया कमल के बारे में। तो फैक्ट का मतलब समथिंग विच इज ट्रू, कुछ ऐसा जो एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो वो फैक्ट है। बिलीफ का मतलब वो आपका मानना है कि ट्रू है, प्रूफ नहीं है आपके पास, आप मानते हो कि ऐसा है। आप मानते हो कि मोहन इज वेरी ऑनेस्ट, मोहन बहुत ईमानदार है, हो सकता है वो ईमानदार ना हो, बेईमान हो, ठीक है। तो ये बिलीफ का और उसका डिफरेंस होता है। कुछ समझ में आया होगा मुझे लगता है। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? ओपिनियन ट्रू एंड फॉल्स, हाँ, ओपिनियन जो है वो बिलीफ है, वो आपका ऐसा मानना है। हो सकता है आप जो मानते हो वो ना भी सच हो। आप मानते हो आपके हिसाब से वो सच है, जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनके हिसाब से ईश्वर है, लेकिन प्रूफ क्या है उनके पास कि ईश्वर है? ये तो उनकी बिलीफ हुई ना, ये तो उनका मानना हुआ। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? और सोच लो बच्चों, अब कल से इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, मतलब ये टाइम टेकिंग है। तो आज हमने थ्योरी पढ़ ली है, आप ये पूरी थ्योरी जो इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, इसको याद रखोगे, और कल से फिर हम कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करेंगे, क्योंकि इट इज क्वाइट टाइम टेकिंग है, तो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, गड़बड़ी नहीं करेंगे। इम्प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या होता है? पास्ट सब्जेक्टिव का पार्ट है, जब पास्ट सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे तो बता दूंगा। इम्प्रोबेबिलिटी वैसे आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। आप प्रोबेबिलिटी सीखो क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब समथिंग विच इज लाइकली टू हैपन। प्रोबेबल का मतलब होता है बच्चों लाइकली। मैं आगे लिख के यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो, जैसे वर्ड होता है ना प्रोबेबल, तो प्रोबेबल का मतलब क्या हो गया? लाइकली। लाइकली का मतलब जिसके होने की संभावना है। अब मैं लिख दूं इम्प्रोबेबल, तो ये हो गया अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब कुछ ऐसा जिसके होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो इम्प्रोबेबिलिटीज का मतलब सच सिचुएशंस व्हिच आर नॉट गोइंग टू हैपन। सच सिचुएशंस व्हिच आर नॉट लाइकली आर कॉल्ड इम्प्रोबेबिलिटीज। तो इम्प्रोबेबिलिटी का मतलब कुछ ऐसा जो कि होगा नहीं, जिसके होने के चांसेस नहीं। इनडायरेक्ट ऑर्डर, ये कल जब पढ़ना शुरू करेंगे तब समझाऊंगा बच्चे, एग्जाम्पल देख के ही समझाना पड़ेगा, वो थ्योरी से समझ में नहीं आएगा। चलिए, एग्जाम्पल्स क्या होंगे सब्जेक्टिव मूड के, कल से पढ़ेंगे बच्चे। आज हमने थ्योरी पढ़ ली है मूड की पूरी, ठीक है, और कल हम स्पेसिफिकली जो हमारा सब्जेक्टिव मूड है, उसमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और पास्ट सब्जेक्टिव मूड दोनों को ही हम कल से डिस्कस करना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल्स, हाँ, एग्जाम्पल्स ही कल से पढ़ना शुरू करेंगे। ये जो आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑर्डर वाला डिफरेंस है ना, इसको कल ही समझाएंगे, वो एग्जाम्पल्स की मदद से ही समझ में आएगा, ऐसे ओरली बताने का कोई मतलब है नहीं। तो उसके लिए आपको कल तक थोड़ा इंतजार करना है। एनीथिंग एल्स?